हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पार्ट 5 ऑफ द वीडियो। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड द फर्दर टॉपिक अबाउट सेल वॉल. In the previous topic we have finished talking about the osmosis, that are the movement process of substances through the cell wall. तो इस बार हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई सब्सटेंस जो होता है किस तरीके से, जैसे कि अमीबा वगैरह हैं, ये फूड वगैरह इनगल्फ करते हैं, कैसे डाइजेशन करने के बाद वेस्ट वगैरह इनके बाहर निकलता है. ठीक है, चलिए आज हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इंडोसाइटोसिस. एक बात और, ये सारी की सारी वीडियोज आपको लियोनस मेंडेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल LMA एडुनेट पर भी मिल जाएंगे, आप उससे भी पढ़ सकते हो. और एक और बात, लास्ट चैप्टर के लास्ट में अगर बीच में हम नोट ना लिख पाए तो लास्ट में हम नोट दे देते हैं, आप उसको रोक के लिख सकते हो. और अगर चाहो तो आप जो मैं टॉपिक जिस समय समझा रहा होता हूँ, जो पेपर पे लिखा हुआ होता है या जो मैं लिखता हूँ, तो आप उससे भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, तो चलो ये है हमारा आज का टॉपिक इंडोसाइटोसिस. इंडो का मतलब होता है बच्चे इनसाइड. चपाटे इंडो का मतलब होता है इनसाइड. तो इंडोसाइटोसिस यहाँ पे क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से मटेरियल को इंजेस्ट करना. इंजेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे कि अंदर ले जाना, इनगल्फ करना, बॉडी के अंदर ले जाना बाय द सेल्स के द्वारा, वो इंडोसाइटोसिस कहलाता है. मतलब किसी भी तरह का सबस्टांस, सॉलिड या लिक्विड, किसी भी तरह का सबस्टांस को बॉडी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से होकर के अगर ले जाया जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इंडोसाइटोसिस. ये दो टर्म से मिला के बना हुआ है, एक फैगोसाइटोसिस, दूसरा पिनोसाइटोसिस. तो फैगोसाइटोसिस का मतलब बेसिकली सेल ईटिंग होता है, और पिनोसाइटोसिस का मतलब, जिसको पोटोसाइटोसिस भी कहते हैं, जिसको हम लोग पोटोसाइटोसिस भी कहते हैं, इसका मतलब तो सेल ड्रिंकिंग. मतलब सॉलिड और लिक्विड दो टाइप का फूड है यहाँ पे. एक सॉलिड फूड है जिसको सेल ईटिंग कहा गया है, और दूसरा सेल ड्रिंकिंग कहा गया है. सेल ड्रिंकिंग यहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल्स, ईटिंग या ड्रिंकिंग जो भी होता है वो छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में सबस्टांस, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर वो अमीबा है तो अमीबा हुआ, नहीं तो और वो कोई दूसरे सेल है तो वो भी इस तरीके से वेसिकल्स छोटे छोटे ड्रॉप के फॉर्म में सबस्टेंस को अपने अंदर लेता है, फिर उसको बाहर निकालता है. चलिए फैगोसाइटोसिस किससे कहते हैं. बेसिकली तो इसको हम बता चुके हैं कि इसको इस सेल ईटिंग कहा जाता है. मतलब किसी भी सेल के द्वारा फीडिंग का जो प्रोसेस है, जैसे कि प्रोटो मेनली ये यूज होता है किसमें, कौन मेनली इसको यूज करता है, तो प्रोटोजोआ, जैसे कि अमीबा हो गया, और जैसे कि मेटाजोआ, जिनको लोअर मेटाजोआ जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, बेसिकली ये लोग यूज कर रहे होते हैं. और ये लोग ये लोग का जो तरीका होता है यूज करने का, वो बहुत सिंपल सा तरीका होता है. ये करते क्या है कि सबस्टांसेस को इनगल्फ करते हैं सेल मेम्ब्रेन से, और उसके बाद उसको अपने वैक्यूल्स का इस्तेमाल करके, फूड वैक्यूल का इस्तेमाल करके और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का इस्तेमाल करके उसको तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसको फिर बाहर निकालते हैं, जो अगला प्रोसेस होगा एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे. तो फिलहाल हम लोग इंडोसाइटोसिस का बात करें. इंडोसाइटोसिस फूड इनगल्फ करने और करने का प्रोसेस है, जिसमें दो कॉन्सेप्ट मिलके, दो पॉइंट मिलके, दो प्रोसेस मिलके कंप्लीट करता है इसको. एक फैगोसाइटोसिस, एक पिनोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस बेसिकली सेल ईटिंग का प्रोसेस है, जिसको कॉमन फीडिंग मेथड होता है, जैसे कि अमीबा, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, लोअर मेटाजोआ स्पॉन्ज आता है, अमीबा प्रोटोजोआ में आता है. तो बेसिकली इस तरह के एनिमल्स जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं. अब जैसे WBC भी ये काम करता है, व्हाइट ब्लड सेल का जो कंपोनेंट ल्यूकोसाइट्स है, वो भी क्या करता है कि इट आल्सो इनगल्फ सेलुलर वेस्ट और डेब्रीज. ये भी क्या करता है कि सेलुलर वेस्ट या डेब्रीज, यानी कि जो वेस्ट मैटर होते हैं, कचरा वगैरह होता है, उसको भी ये डाइजेस्ट करने का काम, इनगल्फ करने का काम फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से भी करते हैं. यहाँ पे लिखा पड़ा है कि WBC आल्सो इनगल्फ सेलुलर वेस्ट और डेब्रीज का मतलब होता है कचरा, और अनइनवाइटेड माइक्रोब्स, मतलब वैसे माइक्रोब्स जो हमारे बॉडी के सेल में चले जाए, जिसका कोई यूज ना हो या फिर जो हार्मफुल हो, उनको भी ये खत्म करने का काम करता है, जैसे कि वायरस हो गया, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया. इस सबको बोलते हैं लोग फैगोसाइटोसिस. दूसरा है पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस को पोटोसाइटोसिस भी कहते हैं. बेसिकली सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस है, जैसे कि सपोज जैसे कि मटेरियल्स दैट कैन बी ब्रॉट इनटू द सेल बाय इन्वेजिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स. द मेम्ब्रेन ऑफ a vesicle can fuse with the plasma membrane and extrude its content.
टू द सराउंडिंग मीडियम। मतलब ये बेसिकली एक लाइन है, स्टैंडर्ड लाइन है जो मैं पढ़ रहा हूँ। इस लाइन का मतलब बहुत सिंपल सा है कि कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर जब आता है तो उसको बाहर निकालने के लिए वो छोटा सा उस एक वैक्यूल टाइप, ड्रॉप टाइप फॉर्मेशन करता है। और इस ड्रॉप को जिसको सेल सेक्रेशन भी कहते हैं, इसी को वेसिकल भी कहा जा रहा है। वेसिकल VESCL, ये वेसिकल जो होगा वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर उसको निकाल देने का काम करता है। ओके, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड मैटर ऑफ सबस्टेंस डिसॉल्व इन इट, ये पिनोसाइटोसिस और प्रोटोसाइटोसिस की मदद से करता क्या है, सेल क्या करता है, तो वो फ्लूइड मैटर को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लूइड मैटर का मतलब वही लिक्विड सबस्टेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। इससे क्या होता है, फायदा क्या मिलता है कि वो उस फ्लूइड के साथ साथ उसमें डिसॉल्व जो आयंस हो गए, जो शुगर हो गया, जो एमिनो एसिड्स हो गए, वो भी अपने बॉडी के अंदर वो इनगल्फ कर लेता है। और उसका जो रिक्वायरमेंट होता है बॉडी का, जो भी जरूरत की डेवलपमेंट में जरूरी मिनरल्स होता है, वो उसको अपने अंदर ले लेता है। तो इस तरीके से कोई सेल जो है इंडोसाइटोसिस से अपने अंदर सेल फीडिंग मैकेनिज्म को कंप्लीट करता है, जो दो कॉन्सेप्ट है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। इसके बाद एक और होता है भाई, चलो ठीक है डाइजेशन तो होगा, तो डाइजेशन के बाद वेस्ट बाहर भी तो निकालना होगा, तो ये होता है एक्सोसाइटोसिस से, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग वेस्ट आउटसाइड सेल। सेल से बाहर वेस्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहा गया है। इसमें क्या होता है, सेम वही प्रोसेस से, मान लेते हैं सेल का ये सेल कोई मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सेल के अंदर सपोज कर लेते ये सेल अब सारा वेस्ट सेक्रेट कर दिया, और ये वेस्ट इकट्ठा हो गया, एक ड्रॉपलेट का फॉर्म ले लिया, एक वैक्यूल का फॉर्म, वैक्यूल तो नहीं कह सकते बट एक बबल टाइप स्ट्रक्चर बना, जिसको वेसिकल कहा जाएगा। अब क्या होगा, ये आएगा यहाँ पे प्लाज्मा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आने के बाद ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नजदीक आएगा, और ये यहीं पे ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ फ्यूज कर जाएगा, मतलब फूट जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये यहाँ पे फ्यूज करने का मतलब यहाँ पे इसके साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वॉल के साथ मिल जाएगा, और इसके अंदर का जितना भी सेल सेक्रेशन था वो बाहर निकल जाएगा, और इसी प्रक्रिया को कहा जाएगा एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो बच्चे आपको समझ में आ गया अभी इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अगर समझ में ना आया हो तो आप इसको एक बार फिर से करके देख लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि वेस्ट कैसे बाहर निकालता है, तो सेल सपोज कर लो कि सेल के अंदर का सारा पार्ट है इधर, और ये सेल का वेस्ट सेक्रेट हुआ, तो ये इसको छोटे से ग्रुप में एक थैली साइक्लिक स्ट्रक्चर में सारा वेस्ट सेल का सेक्रेशन बंद हो गया। अब ये क्या करेगा, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ये मूव करेगा, और इसका जो वॉल होगा, इस वेस्ट का जो वॉल है, इस वेस्ट वाले ड्रॉपलेट का जो वॉल है, वो इसके साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में आने के बाद फ्यूज कर जाएगा, और इसके अंदर का सारा वेस्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से वेस्ट सेल के बाहर आने का काम खत्म हो जाएगा, और इसी प्रक्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहा जाएगा। समझ गए बच्चे? तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। चलिए आते पढ़ते बिना टाइम गंवाए, ये है सेल वॉल। अगला टॉपिक हमारा है सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में जैसे ही आता है एक वर्ड, तो एक चीज़ माइंड में आनी चाहिए पहली पॉइंट की, भाई ये सेल वॉल है। और सेल मेम्ब्रेन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने चर्चा करा था बार बार एक चीज़ पोजीशन को ध्यान में रखते हुए कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, और वो एक सेल में यानी कि एनिमल सेल में आउटरमोस्ट ऑर्बिट नहीं, सॉरी, मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल का सेकंड लास्ट ऑर्बिट था, सेकंड लास्ट मेम्ब्रेन है। तो सेकंड लास्ट मेम्ब्रेन कहने का मतलब था कि इसका आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन जो था वो सेल वॉल था। तो वही सेल वॉल का चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं। तो इस सेल वॉल को सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने देखा था 1665 में, और ये इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, और इसके अलावा ये कुछ बैक्टीरिया में भी पाया जाता है और फंगस में भी पाया जाता है, फंजाई में भी पाया जाता है। ये तीन चीज़ें हैं जहाँ पे ये पाई जाती हैं, एक प्लांट सेल में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है। जब ये प्लांट सेल का आउटरमोस्ट लेयर, अभी हम लोगों ने चर्चा करा, ये आउटरमोस्ट लेयर, तो आउटरमोस्ट लेयर तो जाहिर सा बात है कि इसके मोस्टली फंक्शंस जो हैं, वो बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के जैसे हैं। ये जिससे ये बाहर होने की वजह से ये भी प्रोटेक्शन का काम करेगा, ये भी सेफ साइज प्रोवाइड करेगा, ये भी सबस्टांस को एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा, ये भी अब चूंकि हेल्प करने के लिए तो इस सबस्टांस का इससे होकर गुजरना जरूरी है, मतलब इसका भी पोरस होना जरूरी है। तो हाँ, ये भी पोरस होता है,
बट द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है, और सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, ये डेड होता है और ये हार्ड होता है। इसीलिए हार्ड होने की वजह से जो सेल वॉल है वो सेल को एक फिक्स्ड साइज देता है, फिक्स्ड शेप देता है, साथ ही साथ ये उसको स्ट्रेंथ भी देता है, मजबूती भी देता है। लिखा पड़ा यहाँ पे इट इज थिक, ये मोटा होता है, नॉन लिविंग यानी कि डेड होता है, और रिजिड यानी कि हार्ड होता है, लेकिन परमिएबल होता है। परमिएबल करने का मतलब इससे सबस्टांस होके क्रॉस कर सकते हैं। इसका जो कवरिंग, परमिएबल कवरिंग होने का मतलब काफ़ी हार्ड होता है। बहुत सारे सबस्टांस में सबरीन और लिग्निन नामक केमिकल के रिलीज होने की वजह से, ये दो केमिकल है जो सबस्टांस के सेल से रिलीज करते हैं बेसिकली, उनकी वजह से ये काफ़ी हार्ड भी हो जाता है। ये सेलुलोज का बना होता है और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। कुछ पॉइंट यहाँ पे हैं, जैसे वही चीज़ कि बैक्टीरिया में ये जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन नाम से की केमिकल से बना पड़ा, पेप्टिडोग्लाइकेन, CAN, ये नहीं है, CAN। और ये प्लांट में जो है वो सेलुलोज का बना पड़ा होता है, और फंगस में जो है वो काइटिन का बना पड़ा होता है। ठीक है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछता है। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन का बना पड़ा होता है, इन प्लांट इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, एंड इन फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो ये सेल को ब्रस्ट करने से बचाता है। क्वेश्चन पूछता है कि भाई किसी भी शुगर सॉल्यूशन में 2 सेल को रख दिया जाए, एक प्लांट सेल को और एक एनिमल सेल को, तो क्या होगा? तो भाई जाहिर सा बात है, जो सेल होगा एक में सेल बर्स्ट कर जाएगा और एक सेल बर्स्ट नहीं करेगा। तो किसके बर्स्ट होने का चांसेस ज़्यादा है? तो जाहिर सा बात है प्लांट सेल के बर्स्ट होने का चांसेस नहीं है, जबकि एनिमल सेल के बर्स्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। रीज़न ये है कि जो प्लांट सेल है उसके चारों सेल वाल हार्ड कवर मौजूद है, यानी कि ये सब सेल को एक्स्ट्रा फ्लैट होने से रोकेगा। एक लिमिट के बाद जाने के बाद वो उसको फूलने नहीं देगा, जिसकी वजह से ये सेल से जो बर्स्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है इसमें एनिमल सेल फेल कर जाता है और प्लांट सेल बच जाता है। प्लांट सेल के पास सेल वाल है, इसीलिए ये बर्स्ट नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन पे आते हैं हम लोग, प्लाज्मोलाइसिस। ये क्या होता है? तो द श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलोंग विद द मटेरियल्स इनसाइड इट ड्यू टू एक्सोस्मोसिस कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। कभी कभी क्या होता है कि इन अनफेवरेबल सिचुएशन को हैंडल करने के चक्कर में ये जो प्लांट का सेल होता है, सपोज करो ये एक एवरेज प्लांट सेल है, तो प्लांट का जो सेल होता है उसके अंदर ये सेल वाल है आपका, और ये जो है अंदर ये लेयर वो जो सेल मेम्ब्रेन है, ये वैक्यूल न्यूक्लियस है, इसके अंदर के मटेरियल्स हैं। क्या होगा? सपोज करो कि एक जो ऑस्मोसिस से सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर निकल गया, तो सेल के अंदर का अगर फ्लूइड बाहर निकल जाएगा तो जाहिर सा बात है कि इसके अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ये जो सेल का मेम्ब्रेन होगा वो सिकुड़ेगा, अंदर की तरफ भागेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये सिकुड़ जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा। बट एक चीज़ गौर करनी होगी यहाँ पे कि जो सेल वॉल है वो तो हार्ड होता है, वो तो सिकुड़ने नहीं वाला। अगर ये सिकुड़ेगा नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक गैपिंग आ जाएगा, एक स्पेस बन जाएगा, और इस स्पेस बनने की वजह से ये खाली हो जाएगा। तो इस तरह की प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को ही कहा गया है प्लाज्मोलाइसिस, और ये प्लांट सेल में पॉसिबल है, केवल एनिमल सेल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल में सिर्फ एक ही लेयर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो इसी को कहा गया है प्लाज्मोलाइसिस। चलिए ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप ये क्वेश्चंस को इसमें करेंगे और उसके आंसर्स हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि चीटिंग नहीं करना, आप अपने मर्जी से खुद से क्वेश्चंस को ट्राई करोगे, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन में आप उन आंसर्स को मिलाओगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस का बात कर लेते हैं। मैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखूंगा, आप ही क्वेश्चंस को करके लाओगे। ठीक है, आप अगले वीडियो में इसके आंसर्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग, आप उससे इसके आंसर्स को मैच करोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि वाई, मैं बोल भी रहा हूँ ताकि लिखा हुआ ना समझ में आए तो आप इसको सुन के लिख लें। वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। पहला क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा गया है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, गिव द केमिकल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन नेचर के बारे में आपको बताना है।
थर्ड क्वेश्चन और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डू यू मतलब हाउ डू यू का मतलब था कि आप भाई राइट आंसर्स कैसे लिखोगे, कोई नहीं, मैं बना रहा हूँ। हाउ डू सबस्टेंस जैसे कि हो गए CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, आप ये करोगे। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ। इसके सारे आंसर्स मैं लिखूंगा नहीं, इसके सारे आंसर्स बेसिकली जो होंगे मैं बोलूंगा, उसको समझने के आधार पे आप अपने लैंग्वेज में ढाल दोगे। ठीक है, क्योंकि इसका लैंग्वेज बेस्ड आंसर्स के लैंग्वेजेस तो फिक्स नहीं रह सकते ना, मीनिंग सेम रहेंगे। इसीलिए मैं उनके आंसर्स आपको समझाऊंगा, आप उससे मैच करोगे, आपका आंसर्स कितना मैच करता है। अगर मैच कर गया तो भाई अच्छी बात है। और लास्ट क्वेश्चन है गिव द केमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल, मतलब कि वो किस तरीके से किस चीज़ का बना पड़ा है, आपको उसके बारे में भी बताना है। ठीक है, तो ये 5 बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो कोई बात नहीं, आप पोस्ट करोगे, आप इनके आंसर्स लिख के लाओ, और अगर ना हो तो फिर मैं इसकी अगली वीडियो में मैं इसका चर्चा करूँगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे और अगले टॉपिक में आप न्यूक्लियस पढ़ के आएंगे। ठीक है, चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, मे गॉड ब्लेस यू।